We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र जी, लगातार इस त्रिकोण पर नजर बनी हुई है और शी जिनपिंग से होने वाली ये मुलाकात बेहद अहम, बेहद खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की भी निगाहें इस पर हैं। देखिए, बिल्कुल इस मुलाकात पर सबसे ज्यादा तो ट्रंप की निगाहें हैं, क्योंकि क्वाड से निकलकर ब्रिक्स की मजबूती साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और जाहिर तौर पे आप समझिए कि जिस तरह से आरआईसी, जो कि एक तरह से हम देखें तो साइडलाइन में चला गया था, उस आरआईसी को भी जीवंत करने का एक भरपूर मौका ट्रंप दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पुतिन, जिनपिंग और मोदी का ये त्रिकोण इस वक्त हम देख रहे हैं कि चाइना में बनता हुआ दिखाई दे रहा है एससीओ समिट से इतर। ये अपने आप में देखिए तो अमेरिकी हेजेमोनी के खिलाफ दिखाई देगा। और पीएम मोदी चाइना पहुंच चुके हैं। आज उनके बायलैटरल की संभावनाएं जो हैं वो तो नहीं होंगी, लेकिन कल जो शेड्यूल दिखाई दे रहा है उसमें कल शी जिनपिंग के साथ, उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन के साथ परसों उनकी मुलाकात होगी। एससीओ समिट जो है वो अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान भी सदस्य देश के तौर पर है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला एक फोरम है जहां पर पाकिस्तान से भी वास्ता पड़ने वाला है। तो कई तरह से देखिए तो बायलैटरल और मल्टीलैटरल फोरम पर ये अपने आप में एक बड़ी विजिट है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जाहिर तौर पर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो रूस और भारत के रिश्तों पर भी अमेरिका की नज़र रही है और उसमें कहीं ना कहीं कोशिश भी की गई, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हम न डरेंगे न झुकेंगे। और अब तो निर्यात के अन्य जो साधन हैं उसकी भी तलाश जो है उस पर भी काम किया जा रहा है। और जापान के साथ जिस तरीके से समझौते हुए, चीन के साथ अब क्या कुछ संभव है, ऐसी क्या संभावनाएं आप देखते हैं? देखिए, चीन के साथ संभावनाएं जो हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। और इसी मद्देनजर हमने देखा था कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी का भारत यात्रा बेहद सफल रहा था, जिसके बाद दोनों देशों ने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक को आगे बढ़ाते हुए हम देखें तो इस तनाव को कम करने के लिए खासतौर पर एलएसी पर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। और उसी के मद्देनजर और बड़े फैसले जो हैं जो कि पॉलिटिकल लेवल पर ही संभव होते हैं, अब वो हम देख सकते हैं, जो कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद हो सकता है। दूसरा, ट्रेड के इशूज जो हैं वो सबसे बड़े हैं। खासतौर पर आप देखिए तो भारत और चीन के बाद पिछले 5 साल से डायरेक्ट फ्लाइट बंद है, वो शुरू होने वाला है। ट्रेड के इश्यूज में आप देखिए तो भारत और चीन का जो दायरा है और ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बढ़ेगा, ये भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात की शी जिनपिंग के नेतृत्व में हम देखें तो ये एससीओ समिट अपने आप में अगर आतंकवाद के खिलाफ बड़े हम देखें कि फैसले लेने में और खासतौर पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पॉसिबल हो पाता है, तो ये भारत और चीन के रिश्ते को बढ़ाएगा। क्योंकि आतंकवाद पर अगर चीन जो है वो अपने स्टैंड को भारत के साथ अलाइन करता है तो निश्चित तौर पे ये पाकिस्तान के खिलाफ होगा और इससे भारत चीन की दोस्ती की जो मजबूती है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो दोनों ही जो हैं वो बड़ी ताकतें हैं, भारत और चीन की अगर बात की जाए तो ऐसे में अमेरिका को सबक सिखाने के लिए मधुरेंद्र जी, क्या स्ट्रेटेजिकली हद से आगे बढ़कर भी दोनों मुल्क कुछ प्लान कर सकते हैं? देखिए, ये डिप्लोमेटिक स्तर पर ऐसा नहीं होता कि सबक सिखाने के लिए, क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध भी भले ही इस वक्त आपको बेहाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये गहरे संबंध हैं। और इन संबंधों के पीछे भी आप देखिए तो कई तरह के इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन टाई है। अमेरिका भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो संबंध इस तरह से दो देशों के बीच बनते बिगड़ते नहीं है जब वो बहुआयामी होते हैं। तो भारत और अमेरिका के संबंध ही बहुआयामी है। भले ही उसको ट्रंप के शासनकाल में हम देख रहे हैं कि वो बेहद ही सतह पर जा चुके हैं, लेकिन उसके गर्त में जाने की अभी इतनी जल्दी संभावना नहीं है, क्योंकि उसके अपने मायने हैं। लिहाजा हम ये देखना चाहेंगे कि किस तरह से भारत जो है वो एक नया बाजार तय करता है। और जाहिर है कि अगर अमेरिकी बाजार में भारत के लिए संभावनाएं कम हो रही हैं तो एक बड़ी संभावना कहीं न कहीं ब्रिक्स देशों में बनेगी, जाहिर है चीन में भी बनेगी। बिल्कुल, चीन की अगर आबादी को मद्देनजर रखा जाए तो जाहिर है एक बड़ा बाजार जहां पर निर्यात की संभावनाएं और एक बिग मार्केट जहां पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। निश्चित तौर पे निसंदेह अगर आप देखें ट्रेड पार्टनरशिप में तो भारत और चीन के बीच चाहे जितना तनाव रहा हो, लेकिन ट्रेड पार्टनरशिप कमजोर कभी नहीं हुई। दोनों देशों के बीच जो है आर्थिक संबंधों को नया आयाम और आधार मिलता रहा है। उसमें कितनी मजबूती आती है, भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कितना बड़ा मार्केट जो है वो चाइना में मिल पाता है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर इस दौरे की बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि भारत के लिए भी नए मार्ग खुलते हुए, नए फील्ड, नए सेक्टर्स खुलते हुए नजर आ रहे हैं, फिर चाहे जापान की भी बात की जाए। देखिए, जापान के साथ भारत के संबंध ऑलरेडी आप देखिए तो बहुत शानदार रहे हैं, खासतौर पर आर्थिक स्तर पर। और ऐसे में आप देखिए तो भारत का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो या सेमीकंडक्टर जैसे प्रोडक्ट हो, कल जो दोनों देशों के बीच जिस तरह से हमने देखा कि कई तरह के एमओयू साइन हुए और जाहिर है कि एक बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना जो है जापान की तरफ से भारत में बनी, तो ये तो अपने आप में ऑलरेडी टाइम टेस्टेड है। लेकिन चीन के साथ क्योंकि भारत के संबंध ऐसे उतार चढ़ाव बने रहे हैं कि भारत का भरोसा चीन पर अचानक नहीं हो सकता, ये एक बड़े लंबे समय तक चलने वाली कवायद का हिस्सा हो सकता है।
लिया था। आप समझिए कि भारत और चीन के रिश्ते पटरी पर आने शुरू होंगे, इसकी संभावनाएं जरूर दिख रही हैं, लेकिन ये काफी समय लगेगा जिसमें हम देखेंगे कि दोनों देशों की संभावनाएं जो हैं रिश्तों के बेहतरी की वो आगे बढ़ पाती है। बिल्कुल, एससीओ समिट में अगर अन्य मुल्कों की बात की जाए तो वहां अगर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो कितना अहम होगा यहाँ पर पीएम की खुद की मौजूदगी, खुद वहां पहुंचकर तमाम नेताओं के बीच मौजूदगी दर्ज करना, भारत को रिप्रेजेंट करना? देखिए, एससीओ समिट की बात करें तो सबसे बड़ी बात क्या है कि एससीओ में इस वक्त हम देखें तो चीन और खासतौर पे भारत के रिश्ते खराब होने से एससीओ की अहमियत घटी थी। लेकिन अब दोनों देशों के रिश्ते अगर बढ़ेंगे तो जाहिर है कि निश्चित तौर पर एससीओ की ताकत बढ़ेगी, लेकिन उसमें भारत के लिए सबसे बड़ा अगर हम देखें बैरियर के तौर पे तो कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, जो कि चीन का आयरन क्लैड फ्रेंड है। तो चीन किस तरह से पाकिस्तान के फैक्टर को हम देखें बैलेंस कर पाता है, चीन किस तरह से पाकिस्तान के फैक्टर को जो है वो दरअसल हैंडल कर पाता है, ये अपने आप में बड़ी बात होगी, क्योंकि भारत के साथ संबंधों में संतुलन बनाने के लिए उसे पाकिस्तान की आतंक नीति पर प्रहार करना होगा, और ऐसा होता है तभी जाकर एक संभावनाएं बनेगी। ये ट्रस्ट डिफिसिट जो सबसे बड़ी चीज होती है भारत और चीन के बीच में, उस पे कहीं ना कहीं हम देखें तो कमी आ पाए। बिल्कुल, इससे पहले भी हमने देखा अन्य कार्यक्रमों में भी अन्य ऐसे समिट्स हुए जहां पर भारत के विदेश मंत्री मौजूद रहे और पाकिस्तान साइडलाइन रहा, तो यहां पर भी ऐसी ही तस्वीर बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि आतंकवाद को लेकर तमाम मुल्कों की राय जो है वो एक नजर आती है और आतंकवाद पर नियंत्रण करना इस सम्मेलन का एक अहम आधार भी रहा है। देखिए, अगर आप एससीओ के खासतौर पे 3 मेजर पिलर को देखें तो उसमें से एक मेजर पिलर जो है वो काउंटर टेररिज्म है, आतंकवाद के खिलाफ इस फोरम का एक मुखर होना भी है। तो जाहिर है कि इस वक्त आप देखिए तो जिस तरह से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारण पहलगाम की आतंकी घटना हुई, और जब पिछले एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स के समिट के दौरान भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को और उसकी निंदा को जोड़ने की कोशिश की, तो उस वक्त जो खटपट हुई उसके कारण ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं हो पाया। तो ये काफी कुछ निर्भर करेगा कि इस बार ज्वाइंट डिक्लेरेशन हो पाता है कि नहीं, और हो पाता है तो उसमें पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के मुद्दे पर किस तरह से चीन जो है वो भारत के साथ खड़ा हो पाता है। तो कई तरह की जटिलताएं हैं, कई तरह की विषमताएं हैं, और इन विषमताओं से गुजरकर ही दरअसल ज्वाइंट डिक्लेरेशन निकल पाएगा। और जाहिर है पीएम मोदी के पहुंचने के बाद बायलैटरल रिश्ते, एससीओ का अपना फोरम, आरआईसी का इशू, ब्रिक्स का एक तरह से मजबूत होना, तो कई अलग अलग आयाम से इस पूरे ही घटनाक्रम को देखा जा सकता है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जाहिर है भारत जिस तरीके से मजबूती से लगातार आगे बढ़ रहा है, वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया जा रहा है, मेड इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है। पीयूष गोयल के बयान को भी अगर देखें तो वो कहते हैं कि हम अमेरिका पर निर्भर नहीं करेंगे, आने वाले समय में हम निर्यात के लिए एक बड़ी मार्केट की तलाश करेंगे, और ये तलाश लगातार जारी है। तो क्या लगता है कि इस दौरे से ये भी एक बड़ा मार्केट की जो तलाश है वो भी संभव है और मुमकिन है, और निश्चित तौर पर ये नजर आती है ऐसी तस्वीर बनती हुई? बिल्कुल नजर आती है, क्योंकि भारत अगर अमेरिकी बाजार से एक तरह से देखा जाए कि विमुख होता है तो उसको नए बाजार तलाशने होंगे, और दुनिया में नए बाजार उपलब्ध हैं। खासतौर से ब्रिक्स का बाजार देखिए तो अपने आप बड़ा बाजार है, जो अमेरिका को न सिर्फ काउंटर कर सकता है बल्कि भारतीय कंपनियों को एक नया स्पेस दे सकता है। उसके अलावा आप देखिए तो चीन का बाजार अगर भारत के लिए खुलता है और बेहतर तरीके से खुलता है तो जाहिर है कि भारतीय कंपनियों को उससे बड़ा मुनाफा मिल सकता है। तो अपने आप में आप देखिए तो ये बाजार के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि ट्रम्प टेरिफ की किस तरह की मार पड़ने की संभावना भारतीय बाजारों पर है, तो एक्सपेक्ट का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि भारत को भी दुनिया के अन्य देशों में बड़ा बाजार मिले, और उसकी संभावनाएं काफी बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से ग्लोबल ऑर्डर इस वक्त बदलता नजर आ रहा है, जिस तरह से अमेरिका सेंट्रिक ग्लोबल ऑर्डर जो है वो निकलकर ब्रिक्स सेंट्रिक होता जा रहा है, तो अपने आप में ब्रिक्स का ताकतवर होना कहने के लिए अमेरिका के लिए, अमेरिका के हेजेमोनी के लिए, ट्रम्प की नीतियों के लिए और ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका के लिए घातक साबित होने वाला है, और उसकी शुरुआत हम देख रहे हैं कि बीजिंग से ही हो रही है। बिल्कुल, अगर मार्केट के लिहाज से बात की जाए मधुरेंद्र जी, तो इन तमाम मुल्कों को मद्देनजर रखते हुए भारत की कौन कौन से फील्ड को, कौन कौन से सेक्टर को इससे फायदा होगा, कौन कौन से सेक्टर इससे अफेक्ट होगा या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा? देखिए, खासतौर पे देखिए तो गारमेंट सेक्टर, डायमंड सेक्टर, उसके अलावा आपको दिखाई देता है आईटी का सेक्टर, तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिनके लिए फार्मा सेक्टर, ये सब ऐसे सेक्टर हैं जहां पर भारत के लिए काफी संभावना है दुनिया के देशों में है, और जाहिर है कि खासतौर पे भारत जो है वो इन तमाम सेक्टर्स को एक्सप्लोर करता है दुनिया के अन्य देशों में, ब्रिक्स नेशंस में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे काफी मजबूती मिलेगी, इससे काफी बल मिलता है, और जाहिर है कि ऐसा होता है तो ये अपने आप में न सिर्फ ट्रम्प को जवाब होगा, न सिर्फ अमेरिका को जवाब होगा, बल्कि बदलते वैश्विक परिवेश में भारत के लिए भी और उसकी सुदृढ़ता के लिए काफी जरूरी है। तो ये अपने आप में हम देखें इसकी संभावनाएं काफी प्रबल होती जा रही हैं, और एससीओ का सफल होना अपने आप इसके लिए काफी
बड़ा हम कहें कि इस वक्त की जरूरत दिखाई दे रही है। और 7 साल बाद चीन में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो बॉर्डर इश्यूज भी हैं उस पर भी इससे पहले भी हमने देखा कि बात बनी भी, फिर बिगड़ी भी, और उसके बाद फिर से सेटलमेंट की बात हुई। अब लगता है कि एक स्थायी हल की तरफ बढ़ेंगे आगे इस मुलाकात के बाद? देखिए, बढ़ना होगा। अगर दोनों देशों के रिश्तों को पटरी पे लाना है तो बातचीत से ही समाधान हो सकता है। जो एलएसी के मुद्दे हैं उनको बातचीत के जरिए हल किया सकता है। जो बॉर्डर पर अपने अपने परसेप्शन अलग हैं उनको मिटिगेट करने के लिए ये दोनों दुनिया के सबसे बहुसंख्यक आबादी वाले मुल्क और आर्थिक शक्ति वाले मुल्क जो है टकराएंगे, तो इससे कोई फायदा नहीं निकलने वाला। इससे दरअसल नुकसान होगा, और नुकसान आप देखिए तो उस नुकसान का फायदा भी अमेरिका और यूरोप को होगा। तो ऐसा चीन भी नहीं चाहेगा, ऐसा भारत भी नहीं चाहेगा, और रूस तो कतई नहीं चाहेगा। तो रूस इसमें एक कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में एक बैलेंसिंग पावर के तौर पर दिखाई देता है, जो इस जरूरत को सबसे ज्यादा समझता है, क्योंकि नाटो, यूरोप और अमेरिकी हमले का सबसे ज्यादा भुक्तभोगी अगर देखें तो कोई और नहीं बल्कि रूस है। चलिए मधुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।